नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। आज कोटा में सेव कॉन्स्टिट्यूशन संस्थान के नेशनल कन्वीनर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जनाब महमूद प्राचा ने कोटा में एक कॉन्फ्रेंस की। यह कॉन्फ्रेंस लोकतंत्र बचाओ आंदोलन समिति द्वारा आयोजित की गई। बताते चलें कि महमूद प्राचा वो शख्सियत है जो इस मिशन में पूरे भारत में काम कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट जो ईवीएम के खिलाफ पूरी गति से चल रही है, वो महमूद प्राचा जी हैं और पूरा देश इनको आज उत्सुकता से देख रहा है कि ये क्या रिजल्ट ला सकते हैं। जबकि बहुत बड़े बड़े वकील सभी मतलब इसमें मात खा चुके हैं। महमूद प्राचा जी अपनी लड़ाई लड़े हुए हैं। अभी हाल ही में इन्होंने हरियाणा का चुनाव में पूरा डॉक्यूमेंट देने के लिए मजबूर किया है, हाई कोर्ट से निर्णय पारित कराया है और अगर वो सफल हुआ सब तो ये निश्चय है कि हरियाणा का रिजल्ट बदल जाएगा। के खिलाफ जो आवाज है, आंदोलन है, देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने अलग अलग समय पर ईवीएम के द्वारा चुनाव कराए जाने का विरोध ना किया। देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है। ये बात अलग है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। पता नहीं क्या बात है उसकी कि जैसे ही सत्ता में आते हैं वो ईवीएम को अच्छा मानने लगते हैं। और ईवीएम के अलावा ख़ास तौर पे जो आज की सरकार है वो तो ईवीएम के प्रति इतनी आसक्त हो गई है, इतना प्रेम हो गया है कि वो कह रहे हैं हम जान दे देंगे लेकिन ईवीएम के अलावा किसी भी प्रकार से चुनाव नहीं कराएंगे। जो जनता के वोटों से जीत सकता है उसको क्या फ़र्क पड़ता है। ये सिंपल लॉजिक है कि चुनाव ईवीएम से हो या चुनाव मतपत्र से। ये आंदोलन जो है बहुत सालों से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, जिसमें कोलसे पाटिल साहब, बामन मेश्राम साहब हो गए, खुद LK आडवाणी साहब का नाम लूँ, मोदी जी का नाम लूँ, बहुत सारे लोग हैं। और अंत में आके जो लोग आज तक कंसिस्टेंटली लड़ रहे हैं वो देवा साहब साहब जो एक सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शन है जिसमें देश और विदेश के सारे ही जो एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा एक रिपोर्ट भी बनाई गई थी 2019 के चुनाव के बाद ईवीएम के खिलाफ। प्यारेलाल गर्ग साहब हैं, राजू पुरलेकर साहब हैं, प्रभाकर परकाला साहब हैं। ये लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं। बहुत सारे और भी लोग थे जिन्होंने लड़ी, जिसमें भानु प्रताप सिंह जी भी थे, लेकिन ऑफ एंड ऑन ये लड़ाई लड़ते रहे बहुत सारे लोग। 5 जनवरी 2024 से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मैं नेशनल कन्वीनर हूँ, मतलब हम लोगों ने को देश के तमाम राज्यों से जनता ने कहना ये शुरू किया कि प्राचा साहब आप इस लड़ाई को आगे आके लड़ो। तो हमने 5 जनवरी 2024 से सड़क के ऊपर वकीलों का आंदोलन शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आंदोलन किया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आंदोलन किया। तो ये जग जाहिर है हमारे लिए ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, हमें अरेस्ट भी किया गया और विभिन्न प्रकार से हुआ आंदोलन, लेकिन पूरे देश में छा गया। नतीजा ये हुआ कि जैसे जैसे ईवीएम का आंदोलन ऊपर हुआ वैसे वैसे RSS और BJP की सीटें घटी। ये एक फिनोमिनन है जो 2014 के बाद, 2019 के बाद खास तौर पे आप लोग देखेंगे कि जब जब ईवीएम के खिलाफ आवाज़ मजबूत होगी, RSS और BJP की जो वोट हैं वो कम होगी। लोकसभा का चुनाव इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी जी ने या दूसरे विपक्ष के लोगों ने बहुत मजबूती से आंदोलन चलाए आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ।
ये बात कही जा सकती है कि कार्यकर्ता उनके इतने मजबूत नहीं है और ये आर्ग्यूमेंट भी दिया जाता है, तो इसलिए शायद वो मजबूती से मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन जनता इतनी ज़्यादा आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, मैं उन वजहों पे नहीं जाऊंगा, आप सब लोग जानते हैं, लंबी फहरिस्त है। चाइना को 4000 किलोमीटर जगह छिनवाने से लेके, बेरोजगारी से लेके, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे जो अपने आप को इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं लेकिन हैं बेईमान वो, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कितनी भी कोशिश करके जनता खुद आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वोट देने लगे, वोट दे भी दे, अगर वो गिनती नहीं होंगे तो ये सारी एक्सरसाइज बेकार है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ डेमोक्रेसी में जो है वो ये है कि जैसे वोट जनता का मत हो, जो जनता की आवाज़ हो, वही उसकी बुनियाद पर ही कोई या उसके बेसिस पर ही कोई सरकार बने या कोई भी व्यक्ति चुनाव जीते या हारे। ईवीएम के द्वारा ये पॉसिबल नहीं है, या ईवीएम के द्वारा सुरक्षित चुनाव होने की संभावना सबसे कम है और पेपर बैलेट से चुनाव सुरक्षित होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ये हमारा मुद्दा था और उसको उठाकर जब हम लोग आगे बढ़े तो पूरे देश ने साथ दिया। बहुत सारे लोग हमें छोड़ के चले गए, लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने, जिनका मैंने अभी नाम लिया, उन्होंने ये आंदोलन छोड़ा नहीं। और ख़ास तौर पे मेरी जिम्मेदारी ये लगाई गई थी कि जो फील्ड वर्क है, जो सारी सिविल सोसाइटी है, जो फील्ड वर्क है, यानी कि आंदोलन का और अदालतों में केस लड़ने का, ये काम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी लगाई गई। उसके तहत हमने विभिन्न केस भी डाले और 2-3 केसेस मैं आपको गिनवा दूं, क्योंकि ये और जयपुर की जनता को भी और जनता को, खास तौर पे कोटा की जनता को, जो एक एजुकेशन का हब भी है। और आज आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि सरकारें जो है वो वोटों से आपके जीत के नहीं आए, तो कोटा शहर का जो हाल है कमोबेश पूरे देश का ही ये हाल है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि देश में स्टूडेंट्स कोटा आके अपना भविष्य बनाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी तरह तरह की वजह है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर दबाव बना के अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस को वरना कमजोर करने की चेष्टा करते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह है। ये बेईमानी ही है कोटा की इकोनॉमी को भी खराब करने की, जो विभिन्न सरकारों की, और खास तौर पे ये जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। ये भी जनता को समझना चाहिए। तो हम लोगों ने अदालतों में अलग अलग केस डाले, अब तक 46 से ज्यादा पिटीशंस। और अभी मेरे चतुर्वेदी साहब ने इंट्रोडक्शन कराते हुए बताया कि बड़े से बड़े वकील इस केस को डाल के हार चुके। ये कोई, मैं अपने मुंह से स्वयं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है। देश में सुप्रीम कोर्ट में ही 46 से ज्यादा, 50 के लगभग, और पूरी देश में अलग अलग हाई कोर्ट्स में ये मुकदमे हारे गए हैं और फाइन भी लगे। तो लेकिन उसकी वजह जो थी वो बहुत सारी वजह है, और उसमें सबसे बड़ी वजह हम लोग बार बार बता रहे हैं, वो है स्लीपर सेल्स। हमने कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो हाई कमांड है, राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, ये लोग जो हैं, इनको गुमराह करने के लिए कांग्रेस के अंदर भी स्लीपर सेल्स का नाम लेके वेणुगोपाल साहब का और जयराम रमेश साहब का हमने बताया, और केसेस हारने की वजह भी स्लीपर सेल ही है। स्लीपर सेल क्या है डिटेल? स्लीपर सेल आरएसएस और बीजेपी के वो एजेंट्स हैं जो, जिन्हें हम कहते हैं, जो अलग अलग जगहों पे आरएसएस और बीजेपी ने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं, ताकि जो लोग ईमानदारी से देश की, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं या अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं, उनको गुमराह कर सके, अंदर से रह के, भीतर घात करके। तो ये वो सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ये केसेस भी ठीक से लड़े नहीं गए हैं किसी भी अदालत में अभी तक भी। और जो 26 अप्रैल 2024 का भी, जिसमें बड़े बड़े वकील पेश हुए थे, उस जजमेंट का अगर आप लोग पहला पैरा ही पढ़ लेंगे तो आपको मेरी बात का मतलब समझ में आ जाएगा। क्या उसमें यह कहा गया है कि किसी को भी, किसी भी पिटिशनर को, जो बड़े बड़े पिटिशनर्स हैं ईवीएम के खिलाफ बोलने वाले, उनको चुनाव आयुक्त के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर लेश मात्र भी शक नहीं है उसकी ईमानदारी के ऊपर। अगर ये कह के आप केस लड़ोगे तो आपका अंजाम क्या होगा, वही अंजाम हर केस में होता आया है। हम लोगों ने
ये पहली बार ये कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, 0% भी भरोसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन आरएसएस और बीजेपी को बेईमानी के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से जिताने के लिए एक तरीके से उनके वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये कानूनी रूप से भी सही है। इन शब्दों में नहीं, लेकिन जो कानून है इलेक्शन का, देश का, और जो इलेक्शन कमीशन के कार्य करने का तरीका है, वो संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से ये कहता है कि चुनाव आयोग के ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं करना है, बल्कि चुनाव आयोग की हर एक गतिविधि को शक की नजर से देखना है, विश्वास नहीं करना है। इसीलिए हर स्टेज पर आप देखेंगे चुनाव आयोग अगर अपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है तो वो क्या बोलता है, जो उनका कीवर्ड है कि इलेक्शन न्यूट्रल कराने के, इलेक्शन निष्पक्ष कराने के 3 पिलर्स हैं, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर। ये राजीव कुमार जी बोलते हैं, आप सबने देखे होंगे। उसकी वजह यही है कि कानूनी रूप से, मतलब जो कंसेप्चुअल तरीके से भी चुनाव आयोग के ऊपर शक करना महत्वपूर्ण है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, चुनाव आयोग के हर एक अधिकारी के ऊपर। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि कैंडिडेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हर एक जगह पे चुनाव आयोग के लोग उनको अपनी हर चीज दिखाते हैं करके कि हम बेईमानी नहीं कर रहे हैं। तो हमने कोई गलत बात नहीं की थी, लेकिन ये बात बड़े बड़े लोगों को नहीं समझ में आती होगी, ऐसा हम नहीं मानते। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ये भीतरघात करने वाले लोग हैं, इन्होंने ये डायरेक्शन ही गलत रखा, इसका सारा आंदोलन का भी और कोर्ट में केसेस का भी। दूसरी बात यह थी कि जो सुप्रीम कोर्ट की 26 अप्रैल की जो जजमेंट थी, जो सबसे बड़ी जजमेंट खिलाफ आई है, उसमें यह भी कहा गया था कि बिना सबूतों के आप लोग अदालतों में आ जाते हैं, कोई भी सबूत नहीं लाते, पुख्ता सबूत, मजबूत सबूत। तो वो सबूत इकट्ठे करने के लिए हमने बहुत सारी कार्रवाई की, पूरे पुख्ता सबूत इकट्ठे करने के लिए। यहां तक कि मैंने खुद, और मेरे ऊपर बहुत सारे इल्जाम भी लगे कि आपने खुद चुनाव क्यों लड़ लिया रामपुर से, तो सिविल सोसाइटी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि चुनाव आयुक्त कभी भी कोई सबूत देता नहीं है, ईवीएम की मशीन को हाथ लगाने नहीं देता और कहता यह कि इसको झूठा साबित करके दिखाओ। तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल स्थिति हो गई। तो रामपुर से चुनाव भी मैंने सिर्फ ईवीएम की एक चोरी पकड़ने के लिए, किस प्रकार से धांधली होती है, वो चुनाव लड़ा था और उसमें हम 100% सक्सेसफुल रहे। हमने वीडियोग्राफी के माध्यम से जो जो चुनाव आयुक्त के अधिकारी चोरियां करते हैं, जो जो अपने कानून का पालन नहीं करते, स्वयं अपने कानून का, उसको हमने उजागर किया पूरे देश के सामने। सोशल मीडिया पे जाके हमने सिर्फ 5% वीडियो अभी तक दिखाए हैं और उससे ये आपने देख लिया कितना बड़ा एक आंदोलन खड़ा हो गया था। लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया कि ईवीएम की मशीनों के साथ कैसे छेड़छाड़ चुनाव के अधिकारी करते हैं खुद। तो उसके बाद जब हमने केसेस डाले तो पहला केस जो हमारा सबसे बड़ा सक्सेसफुल हुआ वो ये था कि जो चुनाव कराने की प्रक्रिया, देखिए ये बात फिर भीतरघात की वजह से आज तक या चीजें ना समझने की वजह से, तो देवासायम साहब और सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शन जो सबसे बड़ा सिविल सोसाइटी का एक ग्रुप है, वो भी ये कह रहा था कि ईवीएम में सुधार कर लेना चाहिए। लेकिन ये लोग क्योंकि ईमानदार हैं, तो इनका पूरा जो समूह है वो, जब मैंने इन लोगों को कन्विंस किया कि आज का जो कानून है ना देश का, आज इस समय का, वो ये कहता है कि चुनाव जो है पेपर बैलेट से ही होंगे। जब तक के चुनाव आयोग हर एक सीट के लिए, चाहे वो लोकसभा की सीट हो या वो असेंबली की सीट हो, ये रीजन नहीं देता कि यहाँ पे हमें मशीनों के द्वारा चुनाव कराने की ये मजबूरी है, ये वजह है, एक सीट पे अलग से उदाहरण या रीजन देके ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो आज तक ऐसा चुनाव आयोग ने कभी नहीं किया। तो आज भी जो नॉर्म है, जो सामान्य रूप से चुनाव होने चाहिए कानूनन, वो पेपर बैलेट से होने चाहिए, एक्सेप्शन के तौर पे या अपवाद के तौर पे मशीनों से होने चाहिए। इस बात के लिए सारे ईमानदार सिविल सोसाइटी के लोग अपनी पुरानी पोजीशन को चेंज करके, जब मैंने उनको कानून और समझाया तो वो तैयार हो गए और वो सब इस पे आज मजबूत हैं। कुछ लोग हैं जो आज भी ये कहते हैं कि ईवीएम की मशीनों को किसी प्रकार से सुधारना, सही करके इससे ईमानदारी से चुनाव हो सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि या तो ये लोग, और जो लोग बहुत ज्यादा समझदार और टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर तो मेरा सीधा सीधा इल्जाम है कि वो जनता से झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के बिहस्त पे। लेकिन जो नासमझ हैं, जिनको नहीं समझ में आ रही, वही ये बात कह सकते हैं कि ईवीएम से भी चुनाव कराया जा सकता है सुरक्षित रूप से।
मैं ये बिल्कुल मानता हूं, मैं भी मानता हूं कराया जा सकता है, लेकिन वो तभी जब में मशीनों में कोई छेड़छाड़ ना की जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। जिस भी व्यक्ति के हाथ में ये मशीनें आएंगी तो वो उसके मन में लालच भी आएगा साथ में कि जनता का कोई काम मैं करूं या ना करूं, चुनाव जीतने का तरीका मेरे पास है, तो जनता के साथ कुछ भी अत्याचार करता रहूं, चुनाव तो मैं जीतता रहूं। लेकिन पेपर बैलेट से भी गड़बड़ हो सकती है, मैं ये भी कहता हूं, लेकिन सबसे कम गड़बड़। और आज के दौर में जब सीसीटीवी कैमरास आ गए, जब सुरक्षा के जो कर्मी हैं वो इतनी ज्यादा संख्या में आ गए, और जो इंटरनेट का माध्यम है उसको प्रयोग करके पेपर बैलेट को सुरक्षित रखने का इतना सारा इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो पेपर बैलेट का ऑलमोस्ट 0% मैनिपुलेशन या गड़बड़ करने का चांस रह जाता है। जबकि ईवीएम के द्वारा गड़बड़ करने का तरीका, जब चुनाव आयोग के अधिकारी भी ईमानदार हो तब भी 75% से ज्यादा बेईमानी करने का चांस रहता है। तो ऐसे सिस्टम के साथ किसी को प्यार मोहब्बत है और वो ये कहता है नहीं हम पेपर बैलेट से चुनाव कराएंगे ही नहीं, हम इसी से कराएंगे, तो उसमें साफ नजर आता है कि कुछ ना कुछ मन में कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़ी बेईमानी है। तो अब हमने इसको पकड़ने के लिए सीधा सीधा जो सुप्रीम कोर्ट की 26 अप्रैल की जजमेंट थी वो भी ये कहती थी कि ईवीएम के द्वारा चुनाव सुरक्षित हैं। लेकिन वो सुरक्षित किस लिए हैं? क्योंकि इतना मजबूत कानूनी प्रक्रिया और प्रोटोकॉल है एक जो इन ईवीएम की मशीनों द्वारा चुनाव को सुरक्षित करता है। अगर ये सेफगार्ड्स ना हो तो तब चुनाव आयोग भी ये नहीं कहता कि ये ईवीएम द्वारा चुनाव सुरक्षित हैं। ये चुनाव आयोग भी नहीं कहता है कि ये सेफगार्ड्स की वजह से ईवीएम के चुनाव सुरक्षित हैं, उसके बगैर नहीं। तो हमने जो एक कार्यक्रम किया वो ये किया कि हमने सबसे पहले तो ये आदेश दिया दिल्ली हाईकोर्ट से, मेरे नाम से जजमेंट है, कि चुनाव के दौरान सारी की सारी प्रक्रिया फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से लेकर, फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होती है चुनाव की घोषणा होने से 5 से 6 महीने पहले, जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होती है, मशीनों को दिखाया जाता है सब पॉलिटिकल पार्टीज को, देख लीजिए कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, आप इसको चला के देख लीजिए या किसी प्रकार से भी देख लीजिए। उस समय से लेके जब वोट की काउंटिंग हो जाती है, वोटों की गिनती हो जाती है, उसके बाद मशीनें सुरक्षित रख दी जाती है, उन सब की वीडियोग्राफी होगी, वो कैमरे में कैद होगी उसकी एक एक गतिविधि, और वो एक भी क्षण मशीनें कैमरे की नजर से ओझल नहीं होंगी। ये हमने एक ऑर्डर ले लिया 543 की 543 लोकसभा सीटों के लिए और देश में जो भी चुनाव होगा उसके लिए। तो उसके बाद हमने दूसरा काम जो किया, ना सिर्फ वीडियोग्राफी होगी, मतलब कैमरे में कैद किया जाएगा, बल्कि उसको सुरक्षित भी रखेगा चुनाव आयोग के अधिकारी, यानी कि हर क्षेत्र का जो डीई होगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, वो इन सब रिकॉर्डिंग्स को सुरक्षित भी रखेगा। उसके बाद हमने दूसरा कदम उठाया और वो था कि ये जो रिकॉर्डिंग है वो हमें दे दो। तो पहले केस में रामपुर की मिल गई मुझे, उसके बाद एक फतेहपुर सीकरी के लोकसभा का चुनाव के भी क्लाइंट मेरे पास आए, तो उनकी भी हमने वीडियोग्राफी ले ली, और उन वीडियोग्राफी में चुनाव आयोग के अधिकारियों की चोरी साफ नजर आती है। सैकड़ों लोग ईवीएम के साथ, वोट डली हुई मशीनों के साथ, जिसमें वोट सुरक्षित हो चुके हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी सील तोड़ रहे हैं या सील लगा रहे हैं वोट होने के बाद, मतलब जहां स्ट्रांग रूम होता है उसके बाहर बैठ के चुनाव के अधिकारी, पोलिंग पार्टी सील लगा रही हैं, सील खोल के उसमें छेड़छाड़ कर रही हैं। ये सैकड़ों की तादाद में हमारे पास वीडियोग्राफी आ गई। तब हमारे पास एक पुख्ता केस बन गया। उसके बाद हमने अलग अलग हाईकोर्ट्स में केस डाले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस चीज को रोकने के लिए, वीडियोग्राफी ना मिले मुझे, मेरे ऊपर फाइन भी लगाया था 1 लाख रुपए का। वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त किया, बल्कि हमें लिबर्टी भी दी कि हम देश के किसी भी हाईकोर्ट में जाके हम जो है अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। वो कार्रवाई भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में जो एक दूसरी मेरी पिटीशन थी उसमें भी मुझे लिबर्टी मिली। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ हमारी पिटीशन आज तक सुप्रीम कोर्ट से सर्वाइव हुई, तो उसमें भी लिबर्टी मिली है कि आप किसी भी अदालत में जाके कानूनी कार्रवाई कीजिए। हमने ये चोरी जो मैंने अभी आपको बताई चुनाव आयोग के अधिकारियों की, उसके खिलाफ हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक पुलिस कंप्लेंट भी की,
ऑब्वियसली उसमें खुद तो एफआईआर नहीं होगी, उसके बाद हम अदालत में भी गए और अदालत में उसकी डेट अब जनवरी में के महीने में ही है एफआईआर करने की, चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ, चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ, बीजेपी के सीनियर लीडरशिप के खिलाफ और बीईएल और ईसीआईएल के अधिकारियों के खिलाफ भी कानून में, कोर्ट में, अदालत में वो एफआईआर कराने की पिटीशन हमारी इस जनवरी के महीने में भी डिसाइड हो जाएगी। एक और एफआईआर हमने कराई है जो कि इसलिए है, कंप्लेंट की है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में, देश भर में जो ये जो वोटर लिस्ट के साथ गड़बड़ी हो रही है, वो भी एक अपराध है जो चुनाव आयुक्त के अधिकारी करते हैं पूरे देश में, उसके खिलाफ भी हमने कंप्लेंट की है, उसकी भी हम जो एफआईआर कराने के लिए अदालत में हम केस फाइल कर चुके हैं। तो उसके बाद ये सब करने के बाद जब हरियाणा का ऑर्डर आया, हरियाणा का ऑर्डर भी यही था कि 90 की 90 सीटों पे, और मैं कोई और बात कह ही नहीं रहा, 90 की 90 सीटों की वीडियोग्राफी हमें दे दी जाए ताकि जनता स्वयं देख ले कि चुनाव ईमानदारी से हुआ है या चुनाव में बेईमानी की गई है हरियाणा में। उसी प्रकार से हमने महाराष्ट्र के लिए भी 288 सीटों की पिटीशन हाईकोर्ट में डाल रखी। तो ये जब हरियाणा का ऑर्डर आ गया तो चुनाव आयुक्त ने वहां पूरी ताकत से हमारी पिटीशन को डिसमिस कराने की उनके वकीलों ने चेष्टा की थी, ये बोल के कि प्राचा साहब ना तो हरियाणा के निवासी हैं, ना यहाँ के वोटर हैं, ना इन्होंने चुनाव लड़ा है। ये शरारत करने के लिए मेलिशियस इंटेंशन से ये वीडियोग्राफी लेना चाहते हैं और इनको ना दी जाए, मगर वो फिर भी हमें हाईकोर्ट ने दी। चुनाव आयोग ने आज तक मुझे मना नहीं किया। इस ऑर्डर के बाद, इस ऑर्डर के होने के बाद आज तक मुझे चिट्ठी लिख के जी इस ऑर्डर के बाद भी हम आपको मना कर रहे हैं, इस ऑर्डर के बाद भी हम आपको मना कर रहे हैं, ऐसा जवाब आज तक उन्होंने मुझे नहीं दिया। एक बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग हरियाणा हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज तक नहीं गया। यहाँ वो भीतर घाती स्लीपर सेल आ जाते हैं बीच में, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस चुनाव में जो कानून में बदली के लिए जो आरएसएस और बीजेपी को मजबूर होना पड़ा ये रोकने के लिए 90 की 90 सीटों पे वीडियोग्राफी ना मिले, कानून में ही बदलाव कर दिया। यानी कि हम गोल करके मैच जीत गए तो उन्होंने कहा यहाँ गोल माने नहीं जाएंगे, अब आपको वहां गोल करने हैं। खैर हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन जो भीतर घाती थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, उन्होंने एक पिटीशन डलवाई चुनाव आयोग और बीजेपी को मदद करने के लिए, जिसमें यह कहा गया कि यह कानून को बदला जाए। देखने में यह बात कितनी अच्छी लगती है, लेकिन इससे नुकसान कितना बड़ा होगा वो मैं आपको बताता हूं। एक तो चुनाव आयोग अगर हरियाणा हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाता तो उसको ये साबित पहले करना पड़ता कि हमने इस ऑर्डर में क्या गलती बतानी पड़ती, वो गलती वो नहीं बता पाते तो उनका केस डिसमिस हो जाता, इसलिए वो स्वयं नहीं गया चुनाव आयोग, आज तक नहीं गया। कांग्रेस पार्टी चली गई अपने भीतर घाती जो है उनके अंदर, उनके कहने पे, तो वहां सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होगा, यही होगा ना, वो कहेंगे हम सुनवाई करेंगे, इसकी हम नोटिस जारी कर देते हैं, ये तो बड़ा गलत काम किया सरकार ने, कानून ही बदल दिया। तब उसकी सुनवाई होगी तो मुझे ये वीडियोग्राफी चुनाव आयोग बोलेगा कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो हम आपको वीडियोग्राफी नहीं देते तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। ये चाल करके उन्होंने हमारी रास्ते में रोड़ा डाला है, लेकिन उसके लिए भी हमने रास्ता सोच रखा है। तो ये लबोलुआब है। हरियाणा में भी मेरे पास बहुत सारे कांग्रेस के कैंडिडेट आए थे, उनको भीतर घातियों ने रोक लिया मेरे पास से आने में, और एक ही कैंडिडेट ऐसा है जो अभी भी हमारे पास है। तो उसका भी हम, जो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाता है कोई, ये आखिरी महत्वपूर्ण बात बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि चुनाव अगर आप कितनी भी बड़ी बेईमानी और घपले से जीत गए तो उसको निरस्त कराने का, उसको सेट असाइड कराने का दुनिया में एक ही तरीका है, वो है कैंडिडेट स्वयं इलेक्शन पिटीशन डाल के इलेक्शन को निरस्त करा सकता है अगर कानून का पालन नहीं है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण था कि कैंडिडेट जो हारे हैं वो हरियाणा में पिटीशन डालते, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया। अगर 50 लोग हरियाणा में अपना चुनाव निरस्त कराने के लिए पिटीशन डालते तो हम ईवीएम के इस गोरख झाले की वजह से चुनाव निरस्त करा सकते थे, मगर हरियाणा में कम से कम 17-18 लोगों ने आज भी पिटीशन डाल रखी है, तो 18 सीटों पे आज भी चुनाव निरस्त होने की संभावना है। पॉलिटिकल पार्टीज की हमें मदद करना चाहिए, तो यहाँ चाहिए कि हम एक आंदोलन भी करना चाहते हैं कि ये कौन सा कानून है कि जब कि अगर कोई गलती से, बेईमानी से, कितनी भी बड़ी बेईमानी से चुनाव जीत जाए
तो 5 साल तक बना रहेगा, क्योंकि चुनाव में डाली गई जो अकेला तरीका है चुनाव निरस्त कराने का, उस पिटीशन का फैसला ही 5 साल बाद होता है। तो हमने कानून में प्रावधान निकाले ही उसके भी कि 6 महीने के अंदर अंदर इन इलेक्शन पिटीशंस का निस्तारण होना चाहिए, उस पर फैसला होना चाहिए। उस तरीके से अगर देखा जाए तो हमने हरियाणा में 16-17 सीटें अभी भी हैं, उस पर हम चुनाव निरस्त करा सकते हैं अगर वो ईमानदारी के साथ मजबूती से ये 16-17 जगह केस लड़े जाएं। लोकसभा के इलेक्शन में 90 से ज्यादा सीटों पे पिटीशन डली हुई है, अगर वो भी ईमानदारी से और मजबूती से लड़ा जाएगा केस, तो 90 से ज्यादा सीटों पे चुनाव निरस्त हो सकता है, सिर्फ ईवीएम से इलेक्शन कराने की बुनियाद पे ही, क्योंकि वो गैर कानूनी है। तो और लेकिन महाराष्ट्र में भी हमने जाके सब लोगों से बात की तो काफी सारे लोग पिटीशन डाल रहे हैं, लेकिन वहां भी भीतर घाती जो है वो रोकने की चेष्टा कर रहे हैं उन्हें कि नहीं, ये नहीं होगा। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने खड़गे जी ने 26 नवंबर को ये ऐलान किया था कि हम लोग ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे पेपर बैलेट वापस लाने के लिए। उसके बावजूद भी भीतर घाती इतने मजबूत हैं कि आज वर्किंग कमेटी का जो फैसला हुआ है उसमें भी ईवीएम को एक अलग से मुद्दा नहीं बनाया गया। ये ताकत है भीतर घातियों की कांग्रेस पार्टी के अंदर, और दूसरी पार्टियों के अंदर भी भीतर घाती इतने मौजूद हैं कि उन्होंने ईवीएम को मुद्दा ही नहीं रहने दिया। आज आरएसएस और बीजेपी सिर्फ एक चीज चाहती है, आप उनको कितनी भी गाली दे दो, उनको देशद्रोही बोल दो, उनको देश में कम्युनलिज्म फैलाने वाला बोल दो, उनको अडानी अंबानी यूसुफ लुलू का एजेंट बोल दो, चाइना के साथ उनके साथ सांठगांठ बता दो, कुछ कर लो, सिर्फ ये इल्जाम उनके ऊपर नहीं लगाओ कि वो ईवीएम के द्वारा चुनाव जीतते हैं। ये आरएसएस और बीजेपी की अकेली स्ट्रेटजी है, क्योंकि किसी भी और माध्यम से आप उन्हें हटा ही नहीं सकते जब तक कि ईवीएम की मशीनों से चुनाव होते हैं, क्योंकि इसमें 20% की वोटों की हेराफेरी करने की आज भी इनमें क्षमता है। उसके बाद बहुत ज्यादा मात्रा में अगर पब्लिक वोट देती है तभी जीत पाते हैं चुनाव के बीजेपी के अपने वोट, जो उनके अपने वोट हैं जो बहुत कम होते हैं, और ईवीएम के द्वारा 20% जो चोरी के वोट होते हैं, वो दोनों मिला के भी पब्लिक वोट दे और उनको हराए। तो आज की स्थिति है, आरएसएस और बीजेपी ये नहीं चाहती कि स्थिति बदले, इसलिए आप उनके खिलाफ कुछ भी बोल लो तो हर वह व्यक्ति जो ईवीएम के मुद्दे को किसी भी प्रकार से डाइल्यूट करना चाहता है तो हम उसे या तो नासमझ कहते हैं या उसे आरएसएस का आदमी मिला हुआ कहते हैं। ये हमारी नक्शल में बात थी। मैं ये चाहता हूं कि आप मुझसे सख्त से सख्त सवाल पूछें इस बारे में, ताकि जनता को ये मालूम हो जाए। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए, हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में सरकार को, प्रशासन को, देश में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।